नमस्कार मास्टर्स। पीएमसी हिंदी चैनल के स्वाध्याय सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो मैं बुक आपसे शेयर करने जा रही हूँ, यू आर द प्लेसेबो, ये डॉक्टर ज़ोई डिस्पेंजा ने लिखी है, जो कि यूएसए में एनर्जी के फील्ड में काम करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्लेसेबो क्या है। प्लेसेबो इज़ मैजिक ऑफ बिलीफ। ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो इंसान की विश्वास की ताकत पर काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी पेशेंट को सिर दर्द है और उसे चीनी की गोली ये कह के दे दी जाती है कि इससे तुम्हारा सिर दर्द ठीक हो जाएगा, और उसे विश्वास है कि इस गोली से उसका सिर दर्द ठीक हो जाएगा, तो वो ठीक हो जाता है। इसी को प्लेसेबो इफेक्ट कहते हैं कि उस व्यक्ति को उस गोली से उम्मीद है, वो जो होप का थॉट है उसके अंदर, उस कारण उसकी बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उससे उसकी हीलिंग हो जाती है, ना कि वो मीठी गोली लेने से। प्लेसेबो जो है वो बॉडी के जो सेल्फ हीलिंग मैकेनिज़्म है उनमें से एक है कि हमारे माइंड में इतनी पावर है कि हम अपने आप को हील कर सकते हैं। अब तो साइंस भी ये मानती है कि जिस फ्रीक्वेंसी पे हमारा ब्रेन होता है उसी फ्रीक्वेंसी पे हमारी बॉडी भी ढलना शुरू हो जाती है। ये जो लोग अंगूठियाँ पहनते हैं, ताबीज़ पहनते हैं, वो भी प्लेसेबो इफेक्ट की तरह काम करता है कि उन्हें उस अंगूठी से, उस ताबीज़ से ये उम्मीद होती है कि वे इससे ठीक हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जो प्लेसेबो है वो हमारे बिलीफ सिस्टम पे की वजह से इफ़ेक्टिव होता है कि जहाँ पे भी आस्था है वहीं रास्ता बन जाता है। डॉक्टर ज़ोई डिस्पेंजा जब 21 साल के थे तो उनका एक बहुत सीवियर एक्सीडेंट हुआ जिसमें उनके लगभग सभी वर्टेब्रास टूट गए, और सभी डॉक्टर्स का ये कहना था कि आप इमीडिएट सर्जरी करवाओ, नहीं तो आपको पैरालिसिस हो जाएगा और फिर सारी ज़िंदगी आपको बेड पे गुजारनी पड़ेगी, और ऑपरेशन के बाद भी आपको व्हीलचेयर पे ही अपनी ज़िंदगी को गुजारना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर डिस्पेंजा को ये ऐसा जीवन मंजूर नहीं था, तो उन्होंने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ले लिया और ख़ुद पर एक एक्सपेरिमेंट किया। वो हर रोज़ मेडिटेशन करते, दिन में 5 बार, और वो 5 बार विजुअलाइजेशन के साथ मेडिटेशन करते। वो विजुलाइज करते कि मेरी स्पाइनल कॉर्ड सेल बाय सेल, एटम बाय एटम रिकंस्ट्रक्ट हो रही है। वो इतनी फीलिंग्स के साथ ये विजुअलाइजेशन करते कि धीरे धीरे उनकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो पूरी की पूरी नई हो गई। शुरू में उन्हें बहुत कठिनाई हुई, क्योंकि जैसे विजुअलाइजेशन शुरू करते बहुत से नेगेटिव थॉट्स आ जाते। डॉक्टर्स ने बहुत कुछ कहा था, लोग बहुत कहते थे कि ऐसे आप ठीक नहीं हो सकते, लेकिन जैसे ही उन्हें एक नेगेटिव थॉट हल्का सा भी आता, वो दोबारा से विजुअलाइजेशन प्रोसेस को शुरू करते, क्योंकि उन्हें एक परफेक्ट बॉडी चाहिए थी, तो उसके लिए परफेक्ट विजुअलाइजेशन का होना बहुत ज़रूरी था। तो फिर 6 वीक्स की कंसिस्टेंट प्रैक्टिस के बाद उनके सारे नेगेटिव थॉट्स आने बंद हो गए, और फिर जिस विजुअलाइजेशन को 3-3 घंटे लगते थे वो 1 घंटे में होने लगी। डॉक्टर डिस्पेंजा बोलते हैं कि ये वो स्थिति थी जब मैं बिल्कुल एक ब्लिसफुल स्टेट में था, जहाँ ना मुझे पास्ट की कोई चिंता थी, ना मुझे कोई फ्यूचर की फ़िक्र थी। जो मैं उस वक़्त मूवमेंट प्रेजेंट में था, और यही टाइम जो था विजुअलाइजेशन के लिए,
बहुत इफ़ेक्टिव टाइम होता है ये। उस फीलिंग को विजुलाइज़ करते कि अब मैं बीच पे जा रहा हूँ फ्रेंड्स के साथ, अब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ, अब मैं घास पे चल रहा हूँ, ओस की बूंदों को वो महसूस करते, बारिश की बूंदों को महसूस करते। इन छोटी छोटी चीज़ों को वो ऐसे महसूस करते कि बॉडी को मैसेज जाता कि ये सब चीज़ें हो रही हैं। अब सबकॉन्शियस माइंड के पास तो कोई लॉजिक नहीं होता, जैसे उसमें फीलिंग जाती है वो वैसा ही हमारा आदेश मानता है। तो धीरे धीरे उनकी जो पूरी स्पाइनल कॉर्ड थी वो नई हो गई। और जब 3 महीने बाद उनके टेस्ट हुए तो ऐसा कुछ भी उनके टेस्ट में नहीं पाया गया जिससे ये पता चले कि उनका इतना सीवियर एक्सीडेंट हुआ था। और डॉक्टर्स भी ये देख के हैरान हो गए। फिर उन्होंने सोचा कि अगर मैं खुद को ठीक कर सकता हूँ तो क्या लोग भी खुद को ठीक कर सकते हैं। तो उन्होंने इस पे बहुत रिसर्च की और फिर ये बुक उन्होंने लिखी, यू आर द प्लेसेबो, कि कैसे हमारे माइंड में हमारे थॉट्स काम करते हैं, फिर कैसे उनसे नए जीन्स बनते हैं, हमारा डीएनए चेंज होता है और फिर कैसे हमारी बॉडी में चेंज आता है। इस बुक में एक केस स्टडी है जिसमें 10 लोगों के ऊपर जिनकी कीमोथेरेपी होनी थी उन पे एक्सपेरिमेंट किया गया। उन्हें कहा गया कि कीमोथेरेपी के बाद आपको अच्छा महसूस नहीं होगा, हो सकता है आपकी तबीयत भी ख़राब हो जाए। जो लोग थोड़े नेगेटिव थे उनको तो वॉमिटिंग, नॉजिया की सेंसेशन, सिम्टम्स कीमोथेरेपी से पहले ही आने शुरू हो गए। लेकिन जिन लोगों ने इस और ध्यान नहीं दिया उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर उनकी कीमोथेरेपी हुई। कीमोथेरेपी के बाद जिन लोगों को पहले नॉजिया और वॉमिटिंग के सिम्टम आए थे उनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई और जो दूसरे लोग थे उन्हें इससे कुछ नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, इससे पता चलता है कि हमारे थॉट्स इतने पावरफुल हैं कि ट्रीटमेंट होने से पहले वो मैनिफेस्ट होना शुरू हो गए। उसके बाद एक और स्टडी हुई, 50 आर्मी के लोगों की नी सर्जरी होनी थी। डॉक्टर्स ने उन दोनों को 50 लोगों को 2 ग्रुप्स में बांट दिया। एक ग्रुप की तो एक्चुअल में नी सर्जरी की गई, दूसरे ग्रुप को ऐसे जताया गया कि जैसे उनकी नी सर्जरी हुई है। उनकी नी के कार्टिलेज को खोला गया, फिर बंद कर दिया गया। उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि उनकी नी सर्जरी हुई है। ये बहुत ही अमेजिंग था कि जब दोनों की रिकवरी देखी गई तो दोनों ग्रुप्स की रिकवरी एक जैसी थी। उसके बाद 6 महीने बीते, 6 साल बीते, उन्हें फिर से कांटेक्ट किया गया तो देखा कि उन सब की रिकवरी एक जैसी थी। स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज़ में भी अब प्लेसेबो इफेक्ट पे बहुत रिसर्च हो चुकी है। बहुत जगह हार्ट सर्जरी में भी प्लेसेबो इफेक्ट को इस्तेमाल किया गया है। प्लेसेबो इफेक्ट पहली बार दुनिया के सामने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय पे आया, जब डॉक्टर हेनरी, जो कि हार्वर्ड से पढ़े हुए थे, उनके पास मॉर्फिन ख़त्म हो गई। मॉर्फिन एनेस्थीसिया का सब्स्टिट्यूट है और बॉडी को नंब करने के लिए यूज़ किया जाता है। इतने में एक वुंडेड सोल्जर उनके पास आया जिसको इमीडिएट सर्जरी की ज़रूरत थी, लेकिन मॉर्फिन ख़त्म थी और वॉर का टाइम था, कहीं से आ भी नहीं सकती थी। तो डॉक्टर ने नर्स को कहा कि आप मॉर्फिन का इंजेक्शन लेके आइए। उन्होंने असल में उसे पानी का इंजेक्शन दे दिया और पेशेंट को ऐसे जताया कि उसे मॉर्फिन का इंजेक्शन दिया गया और वो पूरी तरह रिलैक्स हो गया और बहुत बिना किसी परेशानी से उसकी नी सर्जरी जो वो हो गई। उसके बाद जब डॉक्टर हेनरी वापस आए तो उन्होंने इस पे बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए जो सभी सक्सेसफुल रहे। तो फ्रेंड्स, हमें ये जानना है कि ऐसा क्या है
जो इस प्लेसिबो इफेक्ट को बहुत ही इफेक्टिव और पावरफुल बना देता है, वो है हमारी कंडीशनिंग। ये कंडीशनिंग क्या होती है, इसे हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते हैं। कुछ डॉग्स को जब भी खाना दिया जाता पहले बेल बजाई जाती। ऐसा कई बार किया गया, पहले बेल बजाई जाती फिर उन्हें खाना दिया जाता। लेकिन एक बार बेल तो बजाई पर उन्हें खाना नहीं दिया गया। जब उन डॉग्स की बॉडी का स्कैन हुआ तो जो फिज़िकल और केमिकल चेंजेस खाना खाने के बाद होती हैं वो सब उनकी बॉडी में पाई गई, क्योंकि बॉडी की माइंड की कंडीशनिंग हो गई थी कि जब भी बेल बजेगी खाना मिलेगा। तो उन्होंने वैसे ही एंजाइम्स क्रिएट किए, वैसे ही चेंजेस उनकी बॉडी में आ गई, चाहे खाना नहीं भी मिला। ऐसे ही फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका सर दर्द हो रहा है और आप एस्प्रिन की गोली खाते हो और आपका सर दर्द ठीक हो जाता है। ऐसा कई बार होता है कि आपको सिर दर्द हुआ, आपने एस्प्रिन की गोली खाई और आपका सिर दर्द ठीक हो गया। पेन आपके अंदर है, आपने बाहर से गोली, एक एक्सटर्नल हेल्प ली जिससे आपका सिर दर्द ठीक हो गया। तो एक कंडीशनिंग हो गई आपकी कि अगर सिर दर्द है तो एस्प्रिन की गोली, या एस्प्रिन की गोली उसका रिलेशन सिर दर्द से है। जितनी हमारी कंडीशनिंग स्ट्रॉन्ग होती है उतना ही प्लेसेबो इफेक्ट ज़्यादा इफेक्टिव होता है। कंडीशनिंग के बाद और क्या है जो इसे और पावरफुल बना देता है, वो है एक्सपेक्टेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी पेशेंट को अर्थराइटिस है और वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसे कहता है कि एक नई दवाई आई है अर्थराइटिस की जिससे बहुत ही फ़र्क पड़ता है, बहुत से पेशेंट्स को इसका मिरेकुलस रिज़ल्ट सामने आया है, तो उस पेशेंट में एक एक्सपेक्टेशन पैदा हो जाती है, पुरानी एक्सपेक्टेशन से अलग, कि मैं इस बीमारी से ठीक हो जाऊंगा, जिस कारण कि प्लेसेबो इफेक्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और फिर वो एक लाइफ को इसके साथ ही लाइफ को एक मीनिंग भी असाइन हो जाता है कि अब मैं फिर से हेल्दी होके अपनी वैसे ही नॉर्मल लाइफ इंजॉय करूँगा। तो कंडीशनिंग के साथ जब हमारे पास एक्सपेक्टेशन होती है और उसके साथ ही लाइफ में एक मीनिंग असाइन हो जाता है, तो हमें जो रिज़ल्ट्स चाहिए वो हमें मिलते हैं। ऐसी एक और स्टडी हुई होटल में जो काम कर रही हेल्पर्स थी उनके ऊपर। उन्हें 2 ग्रुप्स में बांट दिया गया। एक ग्रुप को कहा गया कि जो काम आप जितना करते हो वो आपकी डेली रिक्वायरमेंट से कहीं ज़्यादा है और आपकी एक्सरसाइज हो रही है। दूसरे ग्रुप को ऐसा कुछ नहीं कहा गया। 2 महीने बाद जब दोनों ग्रुप्स का वेट टेस्ट को चेक किया, तो जिस ग्रुप को कहा गया था कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो, उस ग्रुप का जो एवरेज वेट था वो 2 kg कम था, जबकि दूसरे ग्रुप के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने उस काम के साथ एक मीनिंग असाइन कर लिया था कि क्योंकि हम ज़्यादा काम कर रहे हैं इसलिए हमारा जो वेट है उसे कम होना ही है। इस बुक में ये भी बताया गया है कि अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो अगर हम 20 मिनट भी मेडिटेशन करते हैं तो हमारे 39 जीन्स चेंज हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम डेली मेडिटेट करें तो हमारे कितने ही जीन्स चेंज हो जाते हैं और कितना बड़ा बदलाव हमारे अंदर आना शुरू हो जाता है। फिर वो बताते हैं कि क्या आप अपने खुद के प्लेसेबो बन सकते हो? क्या ऐसा हो सकता है कि हम बिना पानी के इंजेक्शन के या बिना मीठी गोली लिए अपने खुद के ही प्लेसेबो बन जाएं? यस, ये पॉसिबल है फ्रेंड्स, ओनली थ्रू पॉजिटिव थिंकिंग, क्योंकि हमारे थॉट्स में इतनी पावर है कि हम जो चाहें हम वो कर सकते हैं। तो उसके लिए वो कहते हैं कि ऑलवेज से नो टू नो। आपने कभी ना नहीं बोलना। जैसे आप चाहते हो कि आप हेल्दी रहो, तो आप ये नहीं कहोगे कि मुझे बीमार नहीं होना या मुझे कैंसर ना हो जाए।
आप ऐसा नहीं बोलोगे, आप बोलोगे कि आई एम ऑलवेज हेल्दी। क्योंकि जो हमारा ब्रेन है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो हमारे शब्दों की फ्रीक्वेंसी को पकड़ता है, उसकी कोई लैंग्वेज नहीं है। वो जो वाइब्रेशन, जिस वाइब्रेशन पे हमारे शब्द होते हैं, वो उसी की फ्रीक्वेंसी को कैच करता है और उसी हिसाब से फिर हमारी रियलिटी बननी शुरू हो जाती है। इसीलिए पत्री सर कहते हैं कि वाक शुद्धि पे इतना ज़ोर देते हैं कि हमें अपने शब्दों का चयन बहुत ही सजगता से करना चाहिए। तो जैसे प्लेसेबो इफ़ेक्ट होता है फ्रेंड्स, वैसे ही नोसीबो इफ़ेक्ट भी होता है, इसका बिल्कुल उल्टा। कि अगर हम गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, लो फ्रीक्वेंसी के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो हम पे नोसीबो इफ़ेक्ट हो जाएगा, नेगेटिव इफ़ेक्ट आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी के पेशेंट के पास जाते हो उसका हाल चाल पूछने, और जाते ही आप कहते हो कि बड़े कमज़ोर हो गए हो, रंग तो बिल्कुल ही पीला पड़ गया है, तो ये जो शब्द हैं हमारे, उस पर नोसीबो इफ़ेक्ट क्रिएट करेंगे कि हमें बहुत ही सजग होके, बहुत कंपैशन के साथ अपने शब्दों का चयन करना चाहिए। इसी तरह हमें बच्चों के प्रति भी बहुत कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है कि हम कौन से शब्द उनके साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे उनकी कैसी कंडीशनिंग हो रही है। कई बार छोटे बच्चों को कह दिया जाता है, सो जा भूत आ जाएगा, सो जा भूत आ जाएगा। जब हम ऐसा बार बार करते हैं तो बच्चे की कंडीशनिंग बैड हो जाती है, उसके अंदर एक डर पैदा हो जाता है, इनसिक्योरिटीज़ आने लगती हैं। फिर जब बड़ा होके वो डरता है तो हम ही कहते हैं तुम इतने डरपोक क्यों हो, जबकि इस चीज़ के लिए हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं। आप खुद इमेजिन करके देखिए शब्दों को। अगर कोई आपसे कहे डोंट पैनिक, या इसके उलट कोई कहे जस्ट रिलैक्स, दोनों शब्दों का मीनिंग एक ही है, लेकिन जो रिलैक्स वर्ड है उसका कैसा एक सूदिंग टच हम महसूस करते हैं जब हमें सुनने को मिलता है। तो फिर वो बताते हैं कि प्लेसेबो इफ़ेक्ट हमारे ब्रेन में कैसे काम करता है। अब हम सोचते हैं कि हम रात को पॉजिटिव अफर्मेशन करके सोते हैं, सुबह उठते ही हम पॉजिटिव अफर्मेशन करते हैं, लेकिन हमारी लाइफ में तो कोई इतना चेंज नहीं आता। चेंज तब आएगा लाइफ में फ्रेंड्स, जब हम जो भी थॉट सोचते हैं उसके साथ हम वैसी ही फीलिंग्स को भी जनरेट करें, क्योंकि हर फीलिंग की एक वाइब्रेशन है, एक फ्रीक्वेंसी है। जब वो फ्रीक्वेंसी हमारे ब्रेन को मिलती है तो हमारा ब्रेन उसी अकॉर्डिंग काम करता है। तो जब भी हम कभी नए थॉट सोचते हैं, उससे हमारे नए जीन्स बनते हैं, फिर उस नए जीन से हमारा नया एक्शन बनता है, नया बिहेवियर बनता है, उससे हमें नए एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। उस नए एक्सपीरियंस से फिर हमारा एक नया थॉट बनेगा, फिर उससे मिलती जुलती फीलिंग हमारा ब्रेन के पास पहुंचेगी। तो ऐसे ये साइकिल चलता रहता है, जिससे कि हमारी एक नई रियलिटी बनती है। तो फीलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अगर हम कुछ भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आज मेरी क्लास है और मेरे अंदर एक थॉट आया, पता नहीं मेरी क्लास अच्छी होगी कि नहीं, पता नहीं मैं भूल तो नहीं जाऊंगी, क्या मैं नर्वस तो नहीं हो जाऊंगी। जब मैं ऐसे थॉट्स बार बार सोचती हूँ, जब भी हम एक थॉट सोचते हैं उसके न्यूरल कनेक्शन, उसका न्यूरल नेटवर्क हमारी ब्रेन में बनता है। तो जब मैं यही नेगेटिव थॉट बार बार सोचूंगी तो वो जो न्यूरल कनेक्शंस ब्रेन में बन रहे हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। जब ये कनेक्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो ये हमारी बॉडी में एक प्रोटीन रिलीज़ करते हैं, जो जब हमारी बॉडी में जाता है तो वैसी ही फीलिंग हमारी बॉडी में आनी शुरू हो जाती है जिस तरह के थॉट्स होते हैं। अब अगर सचमुच में कहीं एक हल्का सा भी ट्रिगर मुझे मिला जो
उस जिसकी फ्रीक्वेंसी मेरे उसी थॉट से रेजोनेट करती है, तो मुझे एकदम से नर्वसनेस आ जाएगी और मैं सोचूंगी देखा मैं तो नर्वस हो ही रही हूँ, जबकि वो कारण मेरे वो थॉट्स है, मेरी वो कंडीशनिंग है जो मैंने पहले ही अपने ब्रेन में करके रखी हुई है। बस उसे तो हल्का सा ट्रिगर चाहिए था। तो इसीलिए फ्रेंड्स कहते हैं कि हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए और हमें ये अवेयर होना चाहिए कि हम अपनी कंडीशनिंग, अपने ब्रेन की कंडीशनिंग कैसे थॉट से कर रहे हैं। अगर मैं सोचती हूँ कि मैं ये अफर्मेशन करती हूँ कि आई एम रिच, आई एम रिच, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे माइंड में टेंशन है पैसे को लेके, मैं स्ट्रेस में हूँ, तो ये पॉजिटिव अफर्मेशन नहीं है। हमें कैसे पता चलता है कि हम पॉजिटिव सोच रहे हैं? अपनी बॉडी से, क्योंकि हमारी बॉडी कभी झूठ नहीं बोलती। अगर ये अफर्मेशन करते हुए मेरी बॉडी रिलैक्स्ड है, स्ट्रेस में नहीं है, तो ये पॉजिटिव अफर्मेशन है। लेकिन अगर बॉडी स्ट्रेस में है तो ये पॉजिटिव अफर्मेशन नहीं है। अगर मैं आपको कहूँ कि आपको बैठे बैठे आप इमेजिन करो कि आपको पसीने छूट जाएं आपके, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर कोई फ़ोन कॉल ऐसी आ जाए जिसमें आपका कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ हो, या आपको कोई ऐसी खबर मिले, कोई आपका एक्सीडेंट हो गया हो आपके किसी नियर डियर वंस का, तो एकदम वहाँ बैठे बैठे आपके पसीने छूट जाएंगे। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि वो थॉट इतना पावरफुल था कि उसने उसके साथ ही वो फीलिंग को जनरेट कर दिया। एक जो नॉर्मल इंसान है, एक दिन में साइंस कहती है 60 से 70,000 थॉट्स उसके दिमाग में चलते हैं, जिसमें से 90% थॉट्स जो हैं वो रिपीट होते हैं और 70% थॉट्स ऑलमोस्ट नेगेटिव होते हैं, बेफजूल होते हैं। तो अगर आप 40 साल के हो तो इसका मतलब तो आपके माइंड में कोई नया थॉट है ही नहीं। जो भी थॉट्स हमारे दिमाग में होते हैं, जब हम उन्हें सोचते हैं, चाहे हम उन्हें कॉन्शियसली सोचें चाहे सबकॉन्शियसली चल रहे हैं, तो क्या होता है कि उनके न्यूरल कनेक्शंस हमारे ब्रेन में बनते जाते हैं और फिर हाँ वो एक प्रोटीन रिलीज़ करते हैं जो हमारी बॉडी में फीलिंग की तरह जाता है। जब बॉडी उस फीलिंग को महसूस करती है तो उसी फीलिंग से मिलता जुलता वो एक और नया थॉट माइंड में क्रिएट होता है और फिर दोबारा वैसी ही फीलिंग हमारी बॉडी को जाती है। इस तरह माइंड से बॉडी, बॉडी से माइंड, एक लूप बन जाता है। कई बार ये कंडीशनिंग इतनी गहरी हो जाती है कि इससे निकलना ही मुश्किल हो जाता है। और फिर जब हम स्ट्रेस में हम रहना शुरू हो जाते हैं, इस कंडीशनिंग में फंस जाते हैं, तो जो हमारे ऑर्गन्स हैं उन्हें इनफ एनर्जी नहीं मिलती, जिस कारण हमें बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं। जैसे अगर गाड़ी के टायर कुछ देर हम यूज़ करें तो वो घिस जाते हैं। इसी तरह जब हम एक न्यूरल कनेक्शंस हमारे ब्रेन में बने हुए हैं, एक ही सोच हम सोच रहे हैं, तो वो न्यूरल कनेक्शंस भी वियर आउट हो जाते हैं और हम स्ट्रेस में रहना शुरू कर देते हैं। एक तो हमें बीमारियां लगती हैं तब, दूसरा सिनेरियो ये भी होता है कि बॉडी भी बोर हो जाती है कि एक ही तरह की थॉट है, एक ही तरह की फीलिंग्स है, उसे भी एक मोटिवेशन, एक स्टिमुलस चाहिए उसके सेल्स को एक्टिव होने के लिए। तो अगर आप पहले थोड़े स्ट्रेस में रहते हो तो ज़्यादा स्ट्रेस में रहना शुरू कर दोगे। अगर गुस्सा कम आता है, ज़्यादा गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बॉडी जो है वो स्ट्रेस को एक स्टिमुलस की तरह लेती है, उसे उसकी एडिक्शन हो जाती है स्ट्रेस की। उस स्ट्रेस को लिए बिना वो एक्टिव नहीं रह पाती। अब हम सोचते हैं कि हमें पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव फीलिंग लें, लेकिन हम सब जानते हैं कि हमारा 12% माइंड जो है वो कॉन्शियस माइंड होता है और जो 88% माइंड है वो सबकॉन्शियस माइंड होता है। अब कितना भी हम पॉजिटिव सोच लें, फीलिंग के साथ सोचें, लेकिन ये जो 12% कॉन्शियस माइंड है, ये 88% हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ओवर पार नहीं कर सकता।
तो फ्रेंड्स, हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को असेस करना पड़ेगा ताकि वहाँ पे चेंजेस आ सकें। और सबकॉन्शियस माइंड को हम असेस कर सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ मेडिटेशन के थ्रू। मेडिटेशन एक ऐसा ज़रिया है जिसके थ्रू हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को असेस करके वहाँ अपने थॉट्स चेंज करके अपने लिए नई रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं, जैसा कि डॉक्टर ज़ोए डिस्पेंजा ने किया। फिर हम जो भी करेंगे, सोचेंगे, वो ज़रूर मैनिफेस्ट होगा। अब वो फिर बताते हैं कि हमारा डीएनए कैसे चेंज हो जाता है जब हम हमारे जीन्स कैसे चेंज हो जाते हैं जब हम पॉजिटिव सोचते हैं। तो 90s तक तो साइंस यही मानती थी कि जीन्स को चेंज नहीं किया जा सकता। फिर एक नई ब्रांच साइंस की डेवलप हुई जिसे एपिजेनेटिक्स कहते हैं। उसमें बहुत से एक्सपेरिमेंट्स हुए और ये माना जाने लगा कि हमारे जीन्स में भी चेंज आ सकती है। हमारे जीन्स जो हैं, हमारा डीएनए जो है, वो मॉलिक्यूल्स और एटम से बना हुआ है, वो एक एनर्जी है। हमारे जो थॉट्स हैं वो भी एक एनर्जी है। हर चीज़ यूनिवर्स में एनर्जी है। कुछ चीज़ों को हम देख पाते हैं, जैसे सॉलिड, ये एक चेयर है, सोफ़ा है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत स्लो वाइब्रेट करते हैं। लेकिन जिस चीज़ों के पार्टिकल्स बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करते हैं, जैसे हवा है, उसे हम नहीं देख पाते। अगर रूम में पंखा चल रहा है, पंखा स्लो स्पीड पे चल रहा है, तो हमें उसके पंख दिखते हैं, लेकिन जैसे ही वो फास्ट हो जाता है हमें उसके पंख दिखने बंद हो जाते हैं। इसी तरह डीएनए भी एक एनर्जी है। डीएनए एक एनर्जी है या नहीं, इसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट्स हुए। कनाडा में चूहों पे एक्सपेरिमेंट किए गए। उन्होंने 2 ग्रुप्स में चूहों को डिवाइड किया। एक ग्रुप को उन्होंने पॉइज़न दी, जिससे उनके पैनक्रियाज में कैंसर हो गया और चूहों की मौत हो गई। दूसरे ग्रुप को उन्होंने पॉइज़न दी, लेकिन साथ ही साथ लेज़र की फ्रीक्वेंसी के थ्रू उन चूहों के डीएनए को नई फ्रीक्वेंसी भेजी, जिससे कि उन्होंने सर्वाइव कर लिया। इसी तरह फ्रेंड्स, जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को असेस करके पॉजिटिव वर्ड्स, पॉजिटिव थॉट्स की फ्रीक्वेंसी अपने डीएनए को भेजते हैं, तो वो बदलता ही बदलता है। इसी कारण जिन लोगों की नी सर्जरी हुई वो ठीक हो गए, क्योंकि उनके ब्रेन को ये मैसेज मिला, उनके डीएनए तक ये मैसेज पहुंचा कि उनकी सर्जरी हो गई है, अब वो ठीक हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जब हम रोज़ मेडिटेशन करते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को असेस करते हैं, तो कितनी हमारे डीएनए और हमारे जीन्स में चेंज आएगी, और फिर हम जो भी चाहेंगे हमारी बॉडी में वो चेंजेस हम ला सकते हैं। इसके लिए हमें वो कहते हैं डॉक्टर जोए डिस्पेंजा की बहुत अवेयर होने की ज़रूरत है अपने थॉट्स के प्रति कि हमारी कंडीशनिंग कैसे हो रही है। जैसे वो कहते हैं कि अगर बचपन से ही, फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चे को किसी को स्विमिंग सिखानी है, अब उसका फादर ज़बरदस्ती बच्चे को बार बार पानी में धकेल रहे हैं, तो बच्चे के अंदर एक डर पैदा हो गया पानी के साथ। उसकी पानी के साथ ऐसी कंडीशनिंग हो जाएगी कि जैसे ही वो पानी के बारे में सोचेगा वो डरना शुरू कर देगा। कई बार ऐसा होता है कि हमारे साथ कुछ गलत इंसिडेंट हो जाता है जिसे हम नहीं पसंद करते। जब हम बार बार लोगों को, 10 लोगों को उसके बारे में बताते हैं, जितनी बार हम लोगों को उसके बारे में बताएंगे उतनी बार ही वो न्यूरल कनेक्शंस, वो न्यूरल नेटवर्क हमारे ब्रेन में स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, और फिर वैसे ही वो प्रोटीन्स हमारे ब्रेन में रिलीज़ करते हैं, क्योंकि माइंड को ये नहीं पता कि ये सच हो रहा है। जितनी बार भी हम उस चीज़ को दोहरा रहे हैं, उतनी बार बॉडी को लग रहा है कि इतनी बार ही ये चीज़ हमारे साथ हो रही है। अगर हम लोगों को ना भी बताएं, कई बार हमारे माइंड में ही हम सेल्फ टॉक चलती रहती है, हम इंसिडेंट के बारे में सोचते रहते हैं।
जिससे कि हमारी एक नेगेटिव कंडीशनिंग हो रही है। तो हमें बहुत अवेयर होके अपनी उस कंडीशनिंग को तोड़ना है, कॉन्शियसली पर्पसली अपने नए थॉट्स बनाने हैं, ताकि जिससे हमारे हमारी एक्सपेक्टेशन बने, हमारे नए जीन्स बने, हमारा डीएनए चेंज हो और जैसा हम चाहते हैं वैसा हम अपनी लाइफ में रियलिटी क्रिएट कर सकें। एक केस स्टडी इस बुक में और दी गई है, जिसमें एक लेडी को मल्टीपल सिरोसिस था। उस लेडी ने बहुत एक्टिव लाइफ लीड की थी, लेकिन अब वो व्हीलचेयर पे आ गई थी। उसकी टांगों में, उसकी बाहों में नंबनेस आ गई थी। धीरे धीरे उसने अपनी इस बीमारी का फ़ायदा लेना शुरू कर दिया। ऐसा वो कॉन्शियसली नहीं कर रही थी, अनकॉन्शियसली वो ऐसा करने लगी कि वो जहाँ भी जाती वो कहती प्लीज़ मुझे आगे की सीट, मुझे बैठने को सीट दे दीजिए मुझे, क्योंकि मल्टीपल सिरोसिस है, या प्लीज़ मुझे लाइन में आगे आने दीजिए क्योंकि मुझे मल्टीपल सिरोसिस है। अब गलत ये नहीं है कि वो सीट मांग रही है, गलती वो यहाँ कर रही थी कि वो अपनी आइडेंटिटी को उस बीमारी के साथ जोड़ रही थी। जैसे हम कहते हैं कि मैं उसकी वाइफ हूँ, मैं उसकी बेटी हूँ, उसी तरह उसने बीमारी के साथ खुद को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया था। जब उसने डॉक्टर जूई डिस्पेंजा की बुक पढ़ी तो उसे समझ आया कि मुझे अपनी बीमारी के बारे में बात नहीं करनी लोगों से। तो उसने बात करना बंद किया, अनलेस अनटिल कि उसे कोई बहुत ख़ास हेल्प की ज़रूरत ना पड़ी हो, तब तक वो किसी से बात नहीं करती थी। और फिर उसने एक विजुअलाइजेशन करना शुरू किया कि अब मेरी बॉडी हेल्दी है, मैं ऐसे लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ। लेकिन उसका मल्टीपल सिरोसिस ठीक तो हुआ, पर उतना नहीं हुआ जैसे डॉक्टर डिस्पेंजा कहते थे कि मेरी तो स्पाइनल कॉर्ड ही 3 महीने में पूरी की पूरी नई हो गई। तो उसने सोचना शुरू किया कि ऐसा क्या है मेरी लाइफ में मिसिंग, जिसकी ओर मेरा ध्यान नहीं जा रहा। जब उन्होंने डॉक्टर डिस्पेंजा की पहली वर्कशॉप अटेंड की तो उन्होंने महसूस किया कि मैं थॉट्स तो पॉजिटिव ले रही थी, लेकिन मैं फीलिंग को मिस कर रही थी। और फिर मेडिटेशन में उन्हें ये भी समझ आ गया कि क्यों उसे ये प्रॉब्लम हुई। पूरी लाइफ उन्होंने लोगों को प्लीज़ करने में बिताई। वो लोगों की सक्सेस को सेलिब्रेट करती, उन्हें अप्रिशिएट करती, लेकिन अगर खुद कोई उन्हें अप्रिशिएट करता तो वो उसे एक्नॉलेज नहीं करती थी। उन्होंने गिफ्ट्स लेना सीखा ही नहीं था, रिसीव करना ही नहीं सीखा था। तो धीरे धीरे उन्हें महसूस हुआ कि वो पॉजिटिव थॉट्स की ब्लेसिंग्स को भी रिसीव नहीं कर पा रही। तो उन्होंने अपने आप को चेंज किया। जैसे लोग उन्हें अप्रिशिएट करते वो उन्हें एक्नॉलेज करती, अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना शुरू किया। अपनी छोटी छोटी खुशियों को उसने सेलिब्रेट किया कि जैसे आज मेरी थोड़ी सी टांग ठीक हो गई, आज मेरी बाँ ठीक हो गई। और धीरे धीरे उसने एक नई एक्सपेक्टेशन उसके जीवन में आई कि अब मैं ठीक हो जाऊंगी। उसने अपनी लाइफ में एक मीनिंग असाइन हो गया कि अब मैं पहले की तरह चल फिर सकती हूँ, अब मैं अपने सारे काम पहले की तरह कर लेती हूँ। तो ऐसे करके जैसे उसने अपना उस नज़रिए को बदला, उस थॉट को बदला, तो धीरे धीरे उसका मल्टीपल सिरोसिस ठीक होने लगा। एक दिन मेडिटेशन करते हुए उन्हें बहुत ही एक अमेजिंग एक्सपीरियंस हुआ, बहुत ही एक ब्लिस की, आनंद की अनुभूति हुई और बहुत सी वाइट लाइट उन्होंने देखी और उन्हें लगा कि उनके बहुत से जीन्स बदल गए हैं। उस वक़्त जब उनके ब्रेन का स्कैन हुआ तो ये कुछ ऐसा ही था जैसे कुंडलिनी जागरण के समय होता है। ये सारे स्कैन्स की जो पिक्चर्स हैं वो इस बुक में दी गई हैं। डॉक्टर्स भी हैरान थे कि एक मल्टीपल सिरोसिस का पेशेंट ऐसे कैसे ठीक हो सकता है। उसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट इस बुक में बताया गया है कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जो 50-60 साल के थे, उन्हें लिया गया और उन्हें ऐसे एनवायरनमेंट में रखा जहाँ वो तब रहते थे जब वो 25-30 साल के थे। उनके रूम्स में वैसे ही पोस्टर लगाए गए, उसी ज़माने में जो वो मैगज़ीन्स पढ़ते थे वो मैगज़ीन्स रखी, वैसी मूवीज़ उन्हें दिखाई
उन्होंने कहा कि आप वैसी गेम्स खेलो, वैसे एक्सपीरियंस लो जो आप तब लेते थे जब आप 25-30 साल के थे। वापस आने पर जब उनके टेस्ट हुए तो कईयों का जो बॉडी पोस्चर था वो इरेक्ट हो चुका था, कईयों का हार्ट की जो हेल्थ है वो इम्प्रूव हो गई थी, उनका ब्लड प्रेशर रेगुलेट हो गया था। तो फ्रेंड्स, ऐसे इन्वायरमेंट का असर उन पे पड़ा, लेकिन हम अपने बाहर के इन्वायरमेंट को तो चेंज नहीं कर सकते। न्यूज़ कुछ कहती हैं, सोशल जो मीडिया वो कुछ कहता है, हमारे आस पड़ोस का वातावरण कुछ कहता है, लेकिन अगर हमें ये अवेयरनेस है कि हम इतने पावरफुल हैं कि जो भी हम बिलीव करेंगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, तो जो भी चीज़ हमारी एनर्जी को एलिवेट करती है हमें उसे अडॉप्ट करना है, और जो वो प्लेसेबो इफेक्ट है, और जो चीज़ हमारी एनर्जी को डाउन करती है हमें उसे नकार देना है। ये नोसीबो इफेक्ट है। हमारा रिएक्शन कैसे है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो भी चीज़ हमारे सामने आती है कि हम उसे रिएक्ट कैसे करते हैं। इसके बाद वो बताते हैं कि मैनिफेस्टेशन में हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को जब असेस करना होता है तो जो सबसे बड़ी रुकावट आती है वो आती है हमारा स्ट्रेस। स्ट्रेस 3 तरह का होता है। फिज़िकल स्ट्रेस, जैसे अगर हमारा कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई बीमारी आ गई। दूसरा केमिकल स्ट्रेस, जो हम पेस्टिसाइड्स अपनी डेली लाइफ में लेते हैं या कोई मेडिसिन्स ले रहे हैं। तीसरा इमोशनल स्ट्रेस, कोई भी इमोशनल इशू हमारी लाइफ में है, हमारा किसी से झगड़ा हो गया या कोई फाइनेंशियल इशू हमारी लाइफ में आ गया। स्ट्रेस बॉडी को दिया गया था एक्सट्रीम सिचुएशंस में कोप करने के लिए। अगर आप जंगल में हो, सामने शेर आ जाए तो आप इतनी तेज़ी से दौड़ोगे, आप स्ट्रेस में आ जाओगे और बहुत तेज़ी से दौड़ोगे, सारा माइंड और बॉडी की एनर्जी उस दौड़ने में लग जाएगी। लेकिन ये स्ट्रेस थॉट के कारण नहीं था, ये बॉडी का इंट्यूटिव रिएक्शन था उस सिचुएशन के प्रति। लेकिन धीरे धीरे अब हमारी लाइफ में तो कोई शेर है नहीं। हमने ओवर थिंकिंग के कारण, नेगेटिव थिंकिंग के कारण अपनी जो इतने स्ट्रेस मोड में हम रहना शुरू हो गए हैं कि अगर थोड़ा सा भी हमें ट्रिगर मिलता है कहीं से, थोड़ा सा भी कोई हल्का सा भी कोई नेगेटिव थॉट आता है तो हम एकदम स्ट्रेस में आ जाते हैं। और जब हम एकदम स्ट्रेस में ही रहते हैं ज़्यादा समय, तो इसी कारण हमें बीमारियां घेरती है, क्योंकि इनफ एनर्जी हमारी बॉडी में नहीं जा पाती, सारी की सारी स्ट्रेस में, उन थॉट्स में ही डिप्लीट हो जाती है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे किसी कंट्री के जो रिसोर्सेज है 80% तो वो डिफेंस में लगा देता है, बाकी के 20% वो कंट्री की डेवलपमेंट में लगाता है। तो हर बीमारी का जो रूट कॉज है वो स्ट्रेस है। हम हर वक्त इतने स्ट्रेस में रहते हैं कि अगर हमारा किसी ने कुछ कह दिया हम एकदम गुस्से में आ जाते हैं। फिर हम ये नहीं सोच पाते कि उसने ऐसा क्यों किया, क्या उससे हमने ही ना गलत समझा हो, या इस सल्यूशन से कैसे में हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उसकी बजाय हम सोचने लग जाते हैं कि अब मैं कैसे इसे बदला लूँ, कैसे इसे सुनाऊँ कि ये जीवन भर याद रखेगा। हमें स्ट्रेस मोड में नहीं रहना फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो स्ट्रेस है ये एक बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन है। अब अगर हमने पॉजिटिव थिंकिंग अपनी पैदा कर ली मेडिटेशन से, फिर भी हमारी मैनिफेस्टेशन में जो रुकावट आती है वो है हमारी एक्सेप्टेंस, कि हम एक्सेप्ट ही नहीं करते कि ऐसा हो जाएगा या ऐसा हो सकता है। हम बिलीव ही नहीं करते, हमेशा हमें एक डाउट बना रहता है अपने आप पे। कई बार हम कंपेयर भी करते हैं कि उसका तो 2 महीने में इतनी चेंज आ गई, मैं तो 6 महीने से मेडिटेट कर रहा हूँ। हमें फ्रेंड्स डाउट नहीं करना, पूरी तरह बिलीव करके सरेंडर करना है, क्योंकि हमारा सर्कुलेशन सिस्टम,
हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, हमारी डाइजेशन, सब कुछ अपने आप चल रहे हैं। एक इंटेलिजेंस है जो इसे चला रही है। इसी तरह ये भी यूनिवर्सल लॉ है कि जो भी हम सोचेंगे वो मैनिफेस्ट होगा। वो हम सब में ये क्षमता है, बस हमें बिलीव करना है और हमें सरेंडर करना है एक फेथ के साथ। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो जो हमारा एनालिटिकल माइंड है वो बहुत भागता है, बहुत ज़्यादा सोचता है। कॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव हो जाता है क्योंकि सारी एनर्जी जो है कॉन्शियस माइंड ले लेता है और सब कॉन्शियस माइंड एकदम पीछे चला जाता है। तो हमें सरेंडर करने में भी बहुत परेशानी होती है। लेकिन अगर हम मेडिटेट करते हैं तो हम अपने एनालिटिकल माइंड को भी कंट्रोल करते हैं, अपनी थिंकिंग को भी पॉजिटिव करते हैं और हमें सरेंडर करने में भी बहुत आसानी हो जाती है। बस हमें एक फेथ रखना है और अपने पे डाउट नहीं करना। हमें बस एक ही चीज़ पे फोकस करना है कि जो हमें अपना डिज़ायर्ड फ्यूचर चाहिए, सिर्फ उस थॉट पे हमें फोकस करना है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे जो ब्रेन में वेव्स है उनमें चेंजेस आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी आप मुझे सुन रहे हो, आप बीटा स्टेट में हो। धीरे धीरे जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं तो हम अल्फ़ा स्टेट में जाते हैं। उसके बाद हम थीटा में, डेल्टा में चले जाते हैं। जो मैनिफेस्टेशन के लिए सबसे बढ़िया जो वो है स्थिति है वो अल्फ़ा थीटा मानी जाती है, जिसमें बेस्ट मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन होती है। तो थ्रू मेडिटेशन ही हम उस स्थिति को अचीव कर सकते हैं। मेडिटेशन ही है, अगर हम रेगुलर मेडिटेट करते हैं तो फ्रेंड्स कितना बदलाव हम में आ सकता है। फिर इसमें क्वांटम माइंड के बारे में बताया गया है कि क्वांटम फिज़िक्स पर आजकल बहुत सी रिसर्चेस हो रही हैं। क्वांटम फिज़िक्स कहती है कि आपका फ्यूचर है एनर्जी की फॉर्म में, और आपका एक नहीं 10 मतलब डिफरेंट पॉसिबल आपके फ्यूचर हैं एनर्जी की फॉर्म में। जिस भी फ्यूचर को आप एनर्जी दोगे वही फ्यूचर मैनिफेस्ट हो जाएगा। कि हमारे पास एक फ्री विल है फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि हमारी डेस्टिनी पूरी तरह प्री डिस्टाइंड है। हमारे पास एक फ्री विल है। जिस फ्रीक्वेंसी पे भी हम होंगे, जो आज हमारा प्रेजेंट होगा वैसा ही हमारा फ्यूचर बनेगा, क्योंकि वैसी ही वाइब्रेशंस हम अपने फ्यूचर को भेज रहे हैं। तो कितना ज़रूरी है ध्यान करना, प्रेजेंट में रहना, अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई करना। इससे ना केवल हम अपना प्रेजेंट को ही बढ़िया बनाएंगे, अपने इस जीवन को ही बढ़िया बनाएंगे, बल्कि अपने फ्यूचर को भी हम चेंज कर सकते हैं। फिर कुछ स्टडीज़ हुई जिसमें बताया गया कि जैसे हम अपने अंदर के एनवायरनमेंट को बदल सकते हैं, अपनी बॉडी को चेंज कर सकते हैं, उसी तरह हम बाहर के अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को भी चेंज कर सकते हैं। आप सब ने सीक्रेट पढ़ी होगी, उसमें आपने देखा होगा कि कैसे हम जो चाहें अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। यही डॉक्टर डिस्पेंजा कहते हैं कि हम जैसा चाहें अपने जीवन में अट्रैक्ट कर सकते हैं, चाहे वो लाइफ पार्टनर है, चाहे कोई पैसा हमें ज़्यादा चाहिए, जो भी चाहिए हम अपनी लाइफ में उसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी थॉट्स की पावर के साथ। जापानीज़ डॉक्टर मोज़ेरो इमोटो ने पानी पे एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने 3 बीकर्स में पानी को रख लिया। एक बीकर के पास जाके वो कहते थे आई लव यू। बहुत दिनों तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ऐसे बोलते थे। दूसरे बीकर के पास जाके कहते थे थैंक यू थैंक यू। और तीसरे बीकर के पास जाके कहते थे आई हेट यू। फिर उस पानी को जब क्रिस्टलाइज़ किया, जमाया गया, तो उसके जो क्रिस्टल्स बने वो बहुत तीनों वाटर्स के अलग अलग थे। जो ग्रेटिट्यूड या लव की जिसको फ्रीक्वेंसी भेजी गई वो बहुत ही ब्यूटीफुली बने वो क्रिस्टल्स। जबकि जिसे आई हेट यू कहा गया वो बहुत ही बिंगे टेढ़े और बढ़िया अच्छे नहीं थे बिल्कुल भी।
तो इस तरह हमें पता चलता है कि कैसे हम अपने शब्दों से अपना जो बाहर का फिज़िकल मैटर है उसे भी हम अफेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स कहा जाता है कि जब भी आप कुछ खाओ, कुछ पियो, उसे ग्रेटिट्यूड की एनर्जी के साथ लो। ग्रेटिट्यूड की वाइब्रेशंस देके उस खाने को खाओ। हमारी बॉडी में 70% वाटर ही है। अगर हम ग्रेटिट्यूड के साथ पानी पीते हैं या ग्रेटिट्यूड वाले थॉट्स रखते हैं तो आप देखिए हमारे अंदर कैसी ब्यूटीफुल चेंजेस आ सकती हैं। अगर टीवी देखते हुए कोई खाना खा रहा है और टीवी के में जो भी प्रोग्राम चल रहा है, अगर कोई वायलेंस का प्रोग्राम है, वैसे ही थॉट्स हमारे माइंड में आगे आएंगे और वैसी एनर्जी हमारे खाने में जाएगी। तो हमें हमेशा बहुत ही केयरफुल होके इस चीज़ की ओर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद वो साइकोकाइनेसिस के बारे में बताते हैं, जिससे कि हम अपनी माइंड के पार से किसी भी मेटल को ट्विस्ट कर सकते हैं। ये ट्रेनिंग आर्मी और नासा में जो सीक्रेट एजेंसीज़ में लोग काम करते थे उन्हें दी जाती थी कि वो अपने माइंड के पार से, अपने थॉट से किसी मेटल को भी ट्विस्ट कर सकते हैं। हम अपनी थॉट की पार से सोसाइटी में भी चेंज ला सकते हैं। इसे महर्षि इफ़ेक्ट के नाम से जाना गया कि 1960 में महेश योगी ने वाशिंगटन में 7,000 लोगों के साथ ध्यान किया। उस साल साइंटिस्ट ने देखा कि सिटी में क्राइम रेट बहुत कम हो गया, हॉस्पिटल्स में एडमिशन्स बहुत कम हुई, एक्सीडेंट्स बहुत कम हुए। तो उन्होंने रिसर्च की कि ऐसा क्या हुआ जो इतनी चेंजेस आई। तो उन्होंने कहा कि ये सब जो मेडिटेशन से पॉजिटिव वाइब्रेशंस पैदा हुई उस कारण हुआ कि अगर किसी शहर के कुछ लोग भी मेडिटेट करते हैं, 2% लोग भी उस शहर की पॉपुलेशन के मेडिटेट करते हैं, तो वो पूरी सिटी की वाइब्रेशंस को चेंज कर सकते हैं। और ये वाइब्रेशंस रिपल इफ़ेक्ट की तरह पूरे यूनिवर्स में फैलती है। जैसे एक तालाब में पत्थर फेंको, पूरे तालाब में लहरें बन जाती हैं, एक रिपल इफ़ेक्ट आ जाता है। उसी तरह ये एनर्जी पूरे यूनिवर्स में फैल जाती है। तो फ्रेंड्स, हम जब मेडिटेट करते हैं हम अपने आसपास के वातावरण को भी बदलते हैं और मेडिटेशन से हमें तो फ़ायदा होगा ही होगा। जो अनजाने में हम यूनिवर्स को दे रहे हैं एक पॉजिटिव वाइब्रेशन के रूप में, कहीं ना कहीं वो भी हमें हमारे जीवन में मिलेगा ही मिलेगा, चाहे अमेजिंग सर्कमस्टांसेस के रूप में, चाहे अच्छे लोगों के रूप में, क्योंकि एक नेचर का नियम है, उसे जो भी दो कई गुना करके वापस लौटाती है। मेडिटेशन का इफ़ेक्ट इलेक्ट्रिसिटी पे भी देखा गया। ये पाया गया कि किसी भी सोसाइटी में जहाँ टेररिस्ट अटैक हुआ हो या कोई एंग्जाइटी वाला इवेंट हुआ हो या वॉर हुई हो, वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी में भी चेंज पाई गई। जब अमेरिका में ट्विन टावर पर हमला हुआ था, वो गिर गए थे, उस वक़्त बहुत सी नेगेटिव थॉट्स थे, डर के, फियर के, एंग्जाइटी के। तो उस वक़्त देखा कि इलेक्ट्रिक करंट में भी बहुत डेविएशन पाई गई। तो इस तरह हम बाहर बाहर का एक्सटर्नल मैटर है वो भी ध्यान से हमारे थॉट से अफेक्ट हो गया। तो इसी से फ्रेंड्स हमें पता चलता है कि जो हमारी कॉन्शियसनेस है और वो जो एक्सटर्नल मैटर है वो अलग अलग नहीं है, हम सब एक ही हैं। लाफ्टर थेरेपी का भी डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि बहुत से जीन्स बदलते हैं जब हम हंसते हैं। तो चाहे हम नकली हंसी हंसें, उससे भी हमारे अंदर बहुत सी चेंजेस आ जाती हैं। फ्रेंड्स, आज हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को नहीं बदल सकते, क्योंकि न्यूज़ कुछ कहती हैं, टेलीविज़न कुछ कहता है, मीडिया कुछ कहता है, हर तरफ हमारे सिबलिंग्स कुछ कह रहे हैं, हमारे पेरेंट्स कुछ कहते हैं, हमारे रिलेटिव्स कुछ कहते हैं। लेकिन ये हमें सोचना है कि हमें किस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, किस चीज़ को नकारना है। आई चूज़ टू बिलीव बट आई वॉन्ट टू बिलीव। अगर ये अंडरस्टैंडिंग हमारे पास है
तो हम एक अमेजिंग और मिरेकल से भरी हुई ज़िंदगी जीने लगेंगे। और इस सेशन के अंत में मैं एक ज़ेन स्टोरी के साथ आपको बताना चाहती हूँ कि एक योद्धा था। वो सत्य की तलाश में था। युद्ध वो करता था क्योंकि वो उसका कर्म था, लेकिन साथ ही साथ वो सत्य को भी पाना चाहता था। एक दिन जब वो युद्ध से वापस लौट रहा था अपने घर, तो रास्ते में उसे रेगिस्तान पार करना पड़ा। रेगिस्तान पार करते करते उसे रात हो गई। वो थका हुआ तो था ही, वहीं कहीं गिर के सो गया, उसे नींद आ गई। अमावस की रात थी, घुप अंधेरा था। तो रात को सोते सोते उसका हाथ किसी गोल घड़े जैसी चीज़ से टकराया। उसने उस घड़े जैसी चीज़ को उठा के मुंह के साथ लगा लिया। उस दिन उसे अपने जीवन के सबसे मीठे पानी का अनुभव हुआ और वो पानी पी के फिर सो गया। सुबह उठा तो उसने देखा कि जिस गोल चीज़ को वो घड़ा समझ रहा था, वो घड़ा नहीं, किसी इंसान की खोपड़ी थी और उसमें पानी नहीं, खून था। ये देखकर वो एकदम इनलाइटेंड हो गया। उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब फ्रेंड्स, प्रश्न ये उठता है कि उल्टी करने की बजाय उसने सत्य को कैसे पा लिया? क्योंकि उसने जान लिया था हर चीज़ दिमाग की उपज है। अगर वो आगे चल देता तो वो घड़ा उसके लिए हमेशा घड़ा ही बना रहता और वो पानी हमेशा उसके लिए पानी ही रहता। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। और स्पिरिचुअल बुक्स को जानने के लिए पीएमसी हिंदी के साथ जुड़े रहें। आप सबका इस सेशन में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।